तो प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन बता दिया गया था। आज आप लोग, मैंने कहा भी था कि आप लोगों को बताएंगे न्यूमेरिकल्स कैसे लगाए जाते हैं इस चैप्टर के। तो आज हम लोग फोकस करेंगे फर्स्ट लॉ पर। जो न्यूमेरिकल्स आते हैं, फर्स्ट लॉ पर जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो कैसे सॉल्व होते हैं और उसमें क्या टेक्निक्स होती हैं, क्या ट्रिक्स होती हैं, वो पहले हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट लॉ पर। अभी सेकंड लॉ की बात नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ फर्स्ट लॉ की बात कर रहे हैं, यानी इनर्शिया पर बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आते होंगे। तो इनर्शिया पर बेस्ड क्वेश्चंस आज हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके ट्रिक्स देखेंगे कि कैसे सॉल्व किया जाता है। तो इनर्शिया पर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बेटा तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तीन चीजें आपको आनी चाहिए, तीन चीजें पता होनी चाहिए। पहली चीज क्या पता होनी चाहिए? पहली चीज तो पता होनी चाहिए कि नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है। नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है? तो आप फर्स्ट टॉपिक आज के दिन हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट इज नॉर्मल रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे बेटा? सबसे पहले नॉर्मल रिएक्शन पढ़ेंगे। उसके बाद सेकंड पार्ट आपको आना चाहिए जिसे हम कहते हैं एफबीडी। एफबीडी का मतलब फ्री बॉडी डायग्राम। तो ये आना चाहिए आपको, फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है। और तीसरी चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट, तीसरी चीज क्या आनी चाहिए आपको? एफबीडी आ गई है ना, ये सारी चीजें आ गई। तीसरी चीज क्या आनी चाहिए? तीसरी चीज आपको पता होना चाहिए कि टेंशन फोर्स क्या होता है। टेंशन फोर्स क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन फोर्स और एफबीडी, फ्री बॉडी डायग्राम, ये तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो आप फर्स्ट लॉ को आसानी से, फर्स्ट लॉ पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनको बड़े आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट लॉ क्या कहता है फिर से रिमाइंड कर लेते हैं, क्योंकि हम इसके क्वेश्चंस लगाने वाले हैं, इसके ट्रिक्स समझने वाले हैं, क्वेश्चंस के ट्रिक्स। तो सबसे पहले फर्स्ट लॉ के बारे में फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है बेटा कि इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइंग ऑन अ बॉडी देन द स्टेट ऑफ बॉडी कैन नॉट बी चेंज्ड, है ना। यही तो कहता है ना फर्स्ट लॉ, तो यही है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो रेस्ट पे रहेगी, मोशन पे है तो मोशन पे रहेगी, और अगर यूनिफॉर्म एक डायरेक्शन में मूव कर रही है तो उसी डायरेक्शन में कंटिन्यूअस मूव करेगी अंटिल एन एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्टेड ऑन इट। यही तो बताया गया था। तो मैं भी तो वही कह रहा हूं, इफ अ नेट फोर्स। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक चीज आप ध्यान रखिए, जो मैं शब्द कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं? इफ अ नेट फोर्स, if a net force applying on a body is zero, if a net force applying on a body is zero, then state of body, state cannot be changed। अगर f नॉट, f नेट जीरो हो, ध्यान ये रखिएगा, क्या जीरो होना चाहिए? f नेट जीरो होना चाहिए। अब f नेट जीरो का मतलब क्या बोल रहा हूं बार बार मैं इसको, क्या हो गया भैया? ये f नेट क्या होता है? नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। इसका मतलब क्या निकल रहा है? ये जरूरी नहीं है कि किसी बॉडी पर फोर्स जीरो हो, ये कंपलसरी नहीं है कि किसी बॉडी पर फोर्स जीरो हो, बट नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। इसका क्या मीनिंग है? मान लो एक बॉडी पर तीन चार फोर्सेस लग रहे हैं, एक बॉडी पर तीन चार फोर्सेस लग रहे हैं, सबका रिजल्टेंट जीरो, यानी वेक्टर सम सबका जीरो आना चाहिए। वेक्टर सम जीरो आना चाहिए। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो उस पर फोर्स लगना ही नहीं चाहिए। उस पर भी अगर हम देखें तो नेट फोर्स लग सकता है, ऐसा नहीं है कि नेट फोर्स जीरो नहीं होगा। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो मूव करते टाइम भी नेट फोर्स जीरो हो सकता है, हो सकता है उस पर दो या दो से ज्यादा फोर्स लग रहे हों, ठीक है ना। और एक चीज और ध्यान रखना है आपको, टेंशन फोर्स के आगे एक चीज और ध्यान रखना है, एक चीज और क्या ध्यान रखना है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसको भी ध्यान रखना है। यानी चार चीजें आपको कंपलसरी हैं, चार चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्या क्या पता होना चाहिए? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या होता है, एफबीडी कैसे बनाते हैं, टेंशन फोर्स कैसे आप ड्रॉ करोगे, और फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब होता है कि हम कहां से देख रहे हैं, उस बॉडी के पर जितने फोर्सेस लग रहे हैं, उस बॉडी पर जो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, उसको हम देख कहां से रहे हैं हम। यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या हो गया?
आप दूसरी भाषा में इसको क्या कह सकते हो, इसको कह सकते हो ऑब्जर्वर, यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस को आप ऑब्जर्वर भी कह सकते हैं। यानी ऑब्जर्वर कहाँ है, हो सकता है कि मेरे लिए, मैं यहां पर खड़ा हूं, मेरे लिए हो सकता है कि फोर्स, 3 फोर्स लग रहे हो किसी बॉडी पर, मैंने किसी बॉडी को देखा, मुझे लगा कि उस पर 3 फोर्स वर्क कर रहे हैं, बट हो सकता है आप किसी दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहे हो और आपके लिए उस पर 4 फोर्सेस लग रहे हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है। तो ये क्या हो गया, ऑब्जर्वर बहुत जरूरी है। लगभग 90% क्वेश्चंस में जो ऑब्जर्वर होगा वो कहां पर होगा, जो ऑब्जर्वर होगा वो कहां पर होगा, ग्राउंड पर होगा। 90% केसेस हो, 90% केसेस में ग्राउंड पर होगा। अच्छा, अब इस ग्राउंड, जो ग्राउंड अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया, तो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को कहते क्या है, इसको कहते हैं, हाँ, इनर्शियल फ्रेम। इसको क्या कहते हैं बेटा, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहा जाता है ग्राउंड को। लेकिन होता क्या है, कई बार ऐसा होता है कि हमें सिस्टम के अंदर घुसना पड़ता है। कई बार आगे चल करके हम देखेंगे, जब थोड़ा सा सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे तो वहां पर हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा होगा, मोशन करते हुए कोई ऑब्जर्वर रहेगा, ऑब्जर्वर भी मोशन में होगा। सेकंड लॉ ऑफ मोशन जब पढ़ेंगे तब बताएंगे। ये तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पे रेस्ट पे रहेगा, या मोशन पे है तो कंटिन्यूअस स्पीड से यानी कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन कर रहा होगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। बट अगर ऑब्जर्वर भी मोशन में हो और कांस्टेंट स्पीड ना हो, स्पीड चेंज हो रही हो, विद एक्सेलरेशन हो, एक्सेलरेशन जीरो ना हो वहां पर, तब फिर क्या होगा, वो कहलाएगा नॉन इनर्शियल फ्रेम। वो क्या कहलाएगा बेटा, तो वो कब पढ़ेंगे, जब हम लोग पढ़ेंगे सेकंड लॉ के न्यूमेरिकल्स। अभी तो हम लोग फर्स्ट लॉ पर बेसिस है, तो फर्स्ट लॉ पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स समझेंगे। इतनी चीजें समझ में आ गई सबको, किस किन चीजों की जरूरत है आपको, सबसे बड़ी चीज नॉर्मल रिएक्शन, एफबीडी, टेंशन फोर्स, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये 3-4 चीजें होनी चाहिए। अगर एक कॉन्सेप्ट, फर्स्ट लॉ का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि इफ एफ नेट इज जीरो, अगर एफ नेट जीरो है तो बॉडी की स्टेट चेंज नहीं होगी। अगर एफ नेट जीरो है तो बॉडी की स्टेट चेंज नहीं होगी। जैसे ये मार्कर है, मैं इसको इस डायरेक्शन में खींचूं, कोई आकर के इसको इस डायरेक्शन में खींचे और इक्वल फोर्स से खींच रहा हो, तो जाहिर सी बात है ये मार्कर मूव नहीं करेगा। मूव करेगा? नहीं मूव करेगा। तो अगर मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब इस पर नेट फोर्स कितना है, जीरो है। नहीं, नॉन एक्सिलरेटिंग तो नहीं होगा। हाँ, नॉन एक्सिलरेटिंग होगा, नॉन एक्सिलरेटिंग होगा, एक्सिलरेटिंग नहीं होगा। हो सकता है ऐसा, क्यों हो सकता है, देखो बहुत आसान सा एक एग्जांपल है कि अगर एक साइकिल रन कर रही है, साइकिल चल रही है, तो साइकिल चलते हुए फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। अगर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो और फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो आप कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करते रहोगे। इस डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है और आगे के डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हैं, इक्वल एंड अपोजिट, तो वो फोर्स कैसा होगा, वो नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। नेट फोर्स जीरो इट मींस एक्सेलरेशन जीरो। भाई नेट फोर्स जीरो का मतलब है कि नेट एक्सेलरेशन जीरो, नेट एक्सेलरेशन जीरो, और अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा विथ सेम स्पीड एंड विथ इन द सेम डायरेक्शन। समझ में आया? चलिए अब देखते हैं, सबसे पहले डिस्कस करते हैं नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है। व्हाट इज नॉर्मल रिएक्शन, इसके बारे में पढ़ते हैं। नॉर्मल रिएक्शन होता क्या है, तो बहुत, क्योंकि हम ये कौन सी फिजिक्स पढ़ रहे हैं पता है, न्यूटन के टाइम की फिजिक्स पढ़ रहे हैं, न्यूटन के टाइम की फिजिक्स। और न्यूटन के टाइम में ये जो आईसी चिप वगैरह तो थी नहीं, है ना, रोबोटिक्स वगैरह तो थी नहीं। क्या था, एक ब्लॉक था, एक रस्सी थी, रस्सी से ब्लॉक को बांध दिया, स्प्रिंग से ब्लॉक को बांध दिया, लटका दिया, बंदर को लटका दिया रस्सी से, है ना, एक वेज रख दिया, ऐसा स्लोपिंग रख दिया, उसके ऊपर एक ब्लॉक रख दिया। यही सब होते थे उस समय। ये सब तो टेक्नोलॉजी तो कोई थी नहीं ना आगे चल करके, कि क्रेन आ गई होती तो क्रेन से लटका दिया गया होता, उस तरह के एग्जांपल्स होते।
तो फिलहाल यहाँ पर एग्जांपल ऐसे मिलेंगे, न्यूमेरिकल्स ऐसे मिलेंगे कि एक बंदर लटका होगा रस्सी पकड़ के पुली को ऊपर पकड़ करके, उस बंदर को देखेंगे कि भैया बंदर का वेट कितना है, उसका मास कितना है, वो कितनी वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, एक्सेलरेशन क्या है ना। हाँ ये, हाँ वो गिरेगा या बचेगा, समथिंग सब कुछ निकालेंगे फिर। तो ये सब सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। यानी हम लोग कौन सी फिजिक्स पढ़ रहे हैं यहाँ पर? क्लासिकल फिजिक्स, पुरानी वाली फिजिक्स, है ना। बहुत सारी पुरानी, मॉडर्न फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पर। क्या पढ़ रहे हैं? क्लासिकल फिजिक्स पढ़ रहे हैं, पुरानी वाली फिजिक्स जो न्यूटन के जमाने की थी। आज से 400 साल पहले जा रहे हैं हम लोग। तो चलिए, पहला नॉर्मल रिएक्शन। मान लीजिए ये एक मेज है, ये एक टेबल है। इस टेबल के ऊपर हमने क्या रख दिया? एक ब्लॉक रख दिया। इस टेबल के ऊपर क्या रख दिया भैया? एक ब्लॉक रख दिया। किस मास का? m मास का। इसका वेट कहां वर्क करेगा? इसका वेट वर्क करेगा डाउनवर्ड, mg। अच्छा ये बताइए, ये अर्थ है, यहां पर एक मास रखा हुआ है, ये अर्थ का सेंटर है, ठीक है। यहां पर एक मास रखा हुआ है, इसका फोर्स कहां लगेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? सेंटर की तरफ, ऐसे। और ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ तो ऐसे नहीं करेगी क्या? ऐसे नहीं करेगी क्या? क्यों? हाँ ये ध्यान रखिएगा कि पता चला ऐसे बना दो कभी। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अर्थ के सेंटर की तरफ वर्क करता है, ठीक है। चलो कम से कम एक कॉन्सेप्ट तो क्लियर है। तो हाँ, अब ये वेट जो है इसका नीचे की तरफ वेट लग रहा है, यानी अर्थ इस बॉडी को नीचे की तरफ खींच रही है। किस फोर्स से? ग्रेविटेशनल फोर्स से अर्थ इस बॉडी को नीचे की तरफ खींच रही है। तो क्या ये बॉडी नीचे आ गई जमीन पर? ये कहां पर टिकी है? ये मेज पर रखी है, ये टेबल पर रखी है। अब जाहिर सी बात है कि ये बैलेंस्ड है, टेबल पर रुकी हुई है। इसका मतलब टेबल भी मास यानी इस ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स लगा रहा होगा ना। हम ये जानते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर बना हुआ है तो उस पर दो फोर्स लग रहे होंगे, दो डायरेक्शन में। एक तो नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, अर्थ खींच रही है, और हम एक नीचे से ऊपर की तरफ भी एक फोर्स लग रहा है। एक फोर्स नीचे से ऊपर की तरफ भी लग रहा होगा जो हमें टिका करके रखा है। उस फोर्स को क्या कहते हैं? उस फोर्स को कहते हैं नॉर्मल फोर्स। अच्छा, नॉर्मल फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। अगर मान लीजिए ये सरफेस हो गया, ये सरफेस है, ब्लॉक यहां रखा है, तो इसका मास कहां वर्क करेगा? मास यानी सॉरी वेट, इसका वेट वर्क करेगा कुछ ऐसा, वेट ऐसे वर्क करेगा ना। अगर ये ग्राउंड है तो वेट ऐसे वर्क करेगा। इसका नॉर्मल रिएक्शन कैसे वर्क करेगा? ये स्लोप है, स्लोप के परपेंडिकुलर ऐसे नॉर्मल रिएक्शन वर्क करेगा, ठीक है ना। आप इसको mg के अगेंस्ट मत बना दीजिएगा, ये नॉर्मल फोर्स नहीं होता। नॉर्मल फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। इस चीज को एकदम ध्यान से स्टोर कर लीजिए अपना माइंड पर कि नॉर्मल फोर्स हमेशा किस पर एक्ट करेगा बेटा? किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा? नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज एक्ट टू द परपेंडिकुलर टू द सरफेस, है ना। सरफेस के परपेंडिकुलर हमेशा वर्क करेगा, याद रहेगा। अच्छा, एक मजेदार बात और है कि ये जो फोर्स mg लग रहा है, ये कौन लगा रहा है? ये mg फोर्स कौन लगा रहा है? ये mg जो फोर्स है वो कौन एग्जर्ट कर रहा है? अर्थ एग्जर्ट कर रही है। अर्थ एग्जर्ट कर रही है बॉडी पर, ऐसा कह सकते हो।
टेबल ने हम पर फोर्स लगा दिया, यानी इस बॉडी पर फोर्स लगा दिया, क्या ये बॉडी टेबल पर कोई फोर्स नहीं लगाएगी? ये बॉडी सरफेस पर, ये जो टेबल है, टेबल के सरफेस पर कौन सा फोर्स लगाएगी? क्यों? एमजी तो अर्थ फोर्स लगा रही है बॉडी पर। mg इज द फोर्स एक्सर्टेड बाई अर्थ ऑन द बॉडी। मैं ये पूछ रहा हूं कि कौन सा फोर्स ऐसा होगा जो बॉडी सरफेस पर लगाएगी? गुड। न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है देयर इज इक्वल एंड अपोजिट एक्शन रिएक्शन फॉर एवरी एक्शन। तो ये जो नॉर्मल फोर्स है, नॉर्मल फोर्स कौन लगा रहा है? ये टेबल लगा रही है किसके ऊपर? इस ब्लॉक के ऊपर। तो ये ब्लॉक भी इस टेबल के ऊपर एक फोर्स लगाएगा जिसको क्या कहते हैं? नॉर्मल रिएक्शन। ये भी नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई करेगा। अब देखो, ये वाला नॉर्मल रिएक्शन और ये वाला नॉर्मल रिएक्शन दोनों सेम है, फिर भी ये एक दूसरे को कैंसल आउट नहीं कर रहे हैं। ये दोनों नॉर्मल रिएक्शन सेम है, फिर भी ये एक दूसरे को कैंसल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? देखो, क्यों नहीं करेगा, इसका कारण यह है कि जब दो फोर्स एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट होते हैं तो वो कैंसल तब होते हैं जब एक ही बॉडी पर अप्लाई हो रहे हो। यहां पर दो बॉडी हैं, ये वाला नॉर्मल रिएक्शन टेबल लगा रहा है बॉडी पर और ये वाला नॉर्मल रिएक्शन बॉडी लगा रहा है टेबल पर, यानी दो अलग अलग ऑब्जेक्ट पर फोर्स लग रहे हैं, तो इस वजह से ये कैंसल नहीं करेंगे। कहां एक ही है बेटा? ये नॉर्मल रिएक्शन कौन लगा रहा है? टेबल लगा रहा है बॉडी पर, और ये वाला नॉर्मल रिएक्शन बॉडी लगा रहा है टेबल पर। दो अलग अलग ऑब्जेक्ट हो गए ना। हाँ हाँ हाँ। तो कहना क्या चाह रही हो? अरे बोलोगी आगे? पागल है एकदम से। ठीक है, तो इसलिए कैंसल नहीं होगा क्योंकि ये दो अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं। अब सोचो कि एक ऑब्जेक्ट यहां रखा हो, एक ऑब्जेक्ट यहां रखा हो, इस पर फोर्स F लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में, इस पर फोर्स लगा रहे हैं F इस डायरेक्शन में, तो क्या ये दोनों फोर्स कैंसिल होकर जीरो हो जाएंगे? लेकिन अगर इसी ऑब्जेक्ट पर हम फोर्स लगाते F तब जीरो होता ना। भाई दो अलग अलग ऑब्जेक्ट है, टेबल अलग ऑब्जेक्ट है, मास एक अलग ऑब्जेक्ट है। समझ में आया? हाँ, तो ये नॉर्मल रिएक्शन एक दूसरे को कैंसल आउट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट पर वर्क कर रहे हैं। अगर एक ही ऑब्जेक्ट पर वर्क कर रहे होते तो बिल्कुल जीरो हो गए होते, बट अलग अलग ऑब्जेक्ट पर हैं, इसलिए जीरो नहीं हो सकते। ये समझ में आया कॉन्सेप्ट? तो कुल मिला के नॉर्मल रिएक्शन समझ में आ गया। अब चलो बात करते हैं थोड़ा सा टेंशन की। फिजिक्स पढ़ते पढ़ते वैसे भी टेंशन हो जाती है। चलिए भाई, ये एक रिजिड सपोर्ट, यहां से एक रस्सी बंधी और रस्सी को नीचे साइड पे क्या बांध दिया गया? एक मास बांध दिया गया, एक ब्लॉक बांध दिया गया। तो ये ब्लॉक क्या होगा? नीचे की तरफ आएगा, अर्थ एग्जर्ट करेगी फोर्स। अर्थ अर्थ क्या लगाएगी? इस पर फोर्स लगाएगी, mg फोर्स लगेगा, अर्थ नीचे की तरफ इसको खींचेगी। अब फिर से वही कॉन्सेप्ट कि अर्थ इसको नीचे की तरफ तो खींच रही है, लेकिन क्या ये नीचे आया? क्यों नहीं आया? नॉर्मल नहीं लगेगा, यहां पे नॉर्मल नहीं लगेगा। एक चीज और समझ में, एक चीज और ध्यान रखिए, नॉर्मल फोर्स ऑलवेज एक्ट बिटवीन द कॉन्टेक्ट ऑफ सरफेस। जहां पर दो बॉडी का कॉन्टेक्ट हो रहा होगा वहां पर एक्ट करता है नॉर्मल फोर्स। ये ध्यान रखिएगा, नॉर्मल फोर्स कहां पर एक्ट करता है? आपसे पोजीशन पूछा जाए कभी कि नॉर्मल फोर्स कहां लग रही होगी, तो नॉर्मल फोर्स यहां लग रही होगी, यहां पर जहां पर दो बॉडी क्या होंगी? कांटेक्ट में होंगी। 99% केसेस में, आप कह सकते हो 99 तो नहीं कह सकते,
95% क्वेश्चंस में आपको नॉर्मल रिएक्शन जो होगा वो कांटेक्ट फोर्स पर लगेगा, जहां पर कांटेक्ट होता है। कई कंडीशन ऐसी होती हैं जहां पर नॉर्मल फोर्स कांटेक्ट पे नहीं लगता है, फिलहाल वो कंडीशन आपको पढ़नी भी नहीं है, आगे चल करके, बहुत आगे चल करके आपको मिलेगा, तो इस पर ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। इतना जान लो कि नॉर्मल फोर्स कहां पर वर्क करता है, जहां पर कांटेक्ट होता है, कांटेक्ट की पोजीशन पर डिपेंड करता है। अब बात यह आती है कि भैया यहां पर नॉर्मल फोर्स तो लग ही नहीं सकता, क्योंकि यहां पर कांटेक्ट तो है ही नहीं, दो सरफेस का कांटेक्ट तो है ही नहीं, तो नॉर्मल रिएक्शन तो यहां वर्क नहीं कर रहा है, ये तो कंफर्म हो गया। अब बात यह आती है कि अगर बॉडी को नीचे की तरफ अर्थ खींच रही है, तो ऊपर की तरफ से भी कोई खींच रहा होगा इसको इस पोजीशन पर बैलेंस करने के लिए, नहीं तो ये नीचे चली आएगी। तो भैया ऊपर की तरफ कौन खींच रहा होगा इसको, ऊपर की तरफ इस बॉडी को कोई खींच रहा होगा, ऊपर की तरफ इस बॉडी को कोई खींच रहा होगा। कौन खींच रहा होगा, तो इस पर लग रहा होगा रस्सी पर टेंशन। आप ये जानते हो कि रस्सी को अगर किसी ब्लॉक से बांध दो तो रस्सी में खिंचाव आ जाता है, टेंशन का मतलब खिंचाव होता है, तो टेंशन आ जाता है, तो ये क्या हो गया, टेंशन हो गया। समझ में आ गया। अब बात आती है कि टेंशन यहां पर है ना, तो टेंशन यहां पर भी होगा, टेंशन यहां पर भी है तो टेंशन यहां पर भी होगा, यहां पर भी टेंशन होगा। अब मजेदार बात यह है कि रस्सी के मिड पॉइंट पर टेंशन जीरो होता है, रस्सी के मिड पॉइंट पर टेंशन जीरो होता है। अगर किसी ब्लॉक से कोई रस्सी बांध दिया गया तो टेंशन के मिड पॉइंट पर, सॉरी, रस्सी के मिड पॉइंट पर टेंशन जीरो होता है। क्यों जीरो होता है बेटा, क्योंकि जैसे जैसे आप मिड पॉइंट पर जाते जाओगे, हाँ, जैसे जैसे आप मिड पॉइंट की तरफ जाते जाओगे वैसे वैसे ये कैंसिल होता जाएगा। तो कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं टेंशन के। अब टेंशन की डायरेक्शन कहां होती है बेटा, टेंशन की डायरेक्शन कैसी होती है, आप कैसे कह सकते हो कि टेंशन इसी डायरेक्शन में, यहां पर इस डायरेक्शन में लग रही होगी, हो सकता है यहां पर इस डायरेक्शन में हो, नीचे की तरफ हो तो। अब टेंशन की डायरेक्शन, सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है कि टेंशन का डायरेक्शन कैसे पता चलेगा, टेंशन का डायरेक्शन कैसे पता चलता है, क्या होता है टेंशन का डायरेक्शन। तो टेंशन का डायरेक्शन क्या होगा, टेंशन का डायरेक्शन होता है अवे फ्रॉम पॉइंट, अवे फ्रॉम द पॉइंट, पॉइंट से बाहर की तरफ। देखिए ये ब्लॉक एम था, ब्लॉक एम से बाहर की तरफ टेंशन लगा है, ब्लॉक एम से बाहर की तरफ। हम इस पॉइंट को कंसीडर करें तो इस पॉइंट से बाहर की तरफ, इस पॉइंट की तरफ नहीं, इस पॉइंट से बाहर जाते हुए डायरेक्शन में क्या लगेगा, टेंशन लगता है। तो टेंशन की डायरेक्शन होती है अवे फ्रॉम द पॉइंट। समझ में आया। हाँ हाँ, नहीं, थोड़ा सा मिड पॉइंट से थोड़ा सा, थोड़ा इधर या उधर कहीं से ब्रेक होगी, मिड पॉइंट से, एग्जैक्ट मिड पॉइंट से कभी ब्रेक नहीं होगी। कितना भी फोर्स लगा लो, कोई भी फोर्स लगा लो, मिड पॉइंट से ब्रेक तभी होगी, मिड पॉइंट से ब्रेक होगी नहीं, कुल मिलाकर के मिड पॉइंट से कभी नहीं ब्रेक होगी, थोड़ा सा इधर या उधर हल्का सा भी रहेगा, लेकिन रहेगा जरूर। एग्जैक्ट मिड पॉइंट से कभी ब्रेक नहीं होती, क्योंकि टेंशन वहां पर जीरो लगता है। ठीक है, इतना समझ में आया, अवे फ्रॉम द पॉइंट। चलिए यहां पर अब देखता, थोड़ा सा देखते हैं कॉन्सेप्ट। ये है ब्लॉक, ये है ब्लॉक, एक सरफेस पे रखा है, यहां पर हम इसको एफ फोर्स से इसको खींच रहे हैं। इस पर टेंशन बताइए, ये जो रस्सी है, इस रस्सी पर टेंशन बताइए किस डायरेक्शन में होगी, फोर्स के डायरेक्शन में, फोर्स की डायरेक्शन में ऐसे। चलिए अब दो ब्लॉक बांध लेते हैं, एक ब्लॉक ये रखा हुआ है, एक ब्लॉक ये रखा हुआ है, ये M1 है, ये M2 है, इस रस्सी से बंधा है, ये इसको फिर रस्सी से बांध करके एफ डायरेक्शन में खींच रहे हैं, एफ डायरेक्शन में नहीं खींच रहे, चलो एफ ही डायरेक्शन में, क्योंकि पुश करना है ना, रस्सी है ना इसीलिए। चलो अब बताओ भाई टेंशन किस डायरेक्शन में होगा, इस ब्लॉक पे टेंशन बताओ, दो टेंशन होंगी क्या इस पे, दो रस्सी है बेटा। एक चीज याद रखो, इफ, इफ स्ट्रिंग या फिर रोप
चेंज्ड, टेंशन चेंज। अगर बेटा क्या चेंज हो जाए, स्ट्रिंग चेंज हो जाए तो क्या चेंज हो जाएगी, टेंशन चेंज हो जाएगी, टेंशन की वैल्यू चेंज हो जाएगी। यानी ये रोप अलग है, ये रोप अलग है, तो इस रोप पर टेंशन अलग लगेगा, इस रोप पर टेंशन अलग लगेगा, टेंशन की वैल्यू सेम नहीं होगी। कई कंडीशन हो सकती है कि टेंशन की वैल्यू सेम हो, बट अधिकतर क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें टेंशन की वैल्यू सेम नहीं होगी, अगर रोप सेम नहीं है तो बताओ भाई इसमें डायरेक्शन कैसी निकालोगे आप। एक तो इस डायरेक्शन में मान लीजिए टेंशन टी लग रहा है, इस रोप पर टेंशन कैसे लगेगा, इस रोप पर टेंशन लगेगा कुछ ऐसे T1 मान लेते हैं, और इस रोप पर भी टेंशन लगेगा यहां पे इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर डायरेक्शन क्या होगी, इस पॉइंट पर डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी, इसको भी T1 कहेंगे क्योंकि ये टेंशन और ये टेंशन सेम होगा। क्यों सेम होगा, क्योंकि रोप सेम है। आई बात समझ में। तो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए एक कॉन्सेप्ट होता है बेटा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, छाता कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट, छाता कॉन्सेप्ट। हम लोग क्या पढ़ते हैं, छाता कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं डायरेक्शन फाइंड करने के लिए। कैसे, तो भाई सबसे सिंपल सी बात है कि तुम्हें इस पॉइंट पर टेंशन की डायरेक्शन निकालनी है, M2 पॉइंट पर, तो M2 पॉइंट पर बैठ जाओ, M2 पॉइंट पर बैठ जाओ छाता लेकर के, और छाता खोल दो, छाता क्या करो, खोल दो। तो छाता जिस डायरेक्शन में खुलेगा टेंशन उसी डायरेक्शन में लगेगा। अब यहां पर खड़े हो गए, यहां पर बैठ गए आकर के, यहां से बैठ करके इधर मुंह करके हमने छाता खोल दिया, तो छाता इस डायरेक्शन में खुलेगा ना, ऐसे कुछ, तो टेंशन इस डायरेक्शन में। फिर इधर मुंह कर लिए, इधर मुंह करके बैठ गए, इधर छाता खोल दिया, छाता ऐसा खुलेगा। फिर इस बॉडी पर लगाना था, तो रस्सी इस डायरेक्शन में हमें दिख रही है। अब क्योंकि रस्सी दोनों साइड थी ना, इस साइड थी और इस साइड थी, तो हमें दोनों साइड मुंह करके देखना था, छाता खोलना था। लेकिन इस साइड देखा जाए, इस ब्लॉक पर सिर्फ एक रस्सी लगी हुई है, तो हम इस साइड मुंह करके बैठेंगे, छाता खोलेंगे और छाता खोल देंगे, तो क्या मिल जाएगा हमें, टेंशन की डायरेक्शन मिल जाएगी। समझ में आया। ठीक है, पूछो। हम्म हम्म टेंशन तो लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, टेंशन तो लगेगा ना, रस्सी चाहे जितनी भी छोटी हो जाए टेंशन तो लगना है। हाँ, कॉन्सेप्ट। हाँ, अरे तो बेटा जाहिर सी बात है स्ट्रिंग छोटी हो जाएगी, और क्या। अगर दो ऑब्जेक्ट बहुत पास पास लगेंगे तो स्ट्रिंग छोटी नहीं हो जाएगी। ये बताओ, ये बॉडी यहाँ रखी, ये बॉडी यहाँ रखी है, दोनों ऑब्जेक्ट बहुत पास पास नहीं हो गए, तो रस्सी छोटी हो जाएगी बड़ी होगी। लूज में होगी बेटा, तो फिर बॉडी मोशन कैसे करेगी, मोशन में कैसे लाओगे उसको, फोर्स लगाओगे। अच्छा ये फोर्स लगाओ, यहाँ पर रस्सी लूज है, ये लूज रस्सी ऐसे पड़ी है, क्या ये मूव करेगा इस डायरेक्शन में। हाँ, नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा बेटा। जब पहले ऑब्जेक्ट को इस पर कोई फोर्स ही नहीं लग रहा, रस्सी पर कोई फोर्स तो लगना चाहिए ना, तभी तो टेंशन जनरेट होगा। अगर मान लो ये सरफेस ऐसे ब्लॉक रखा हुआ है, यहां पर हमने रस्सी लटका करके छोड़ दी है, क्या इस रस्सी पर कोई टेंशन होगा, कोई टेंशन नहीं होगा। जब तक इस ब्लॉक को नीचे, भाई यहां पर हम ब्लॉक रखेंगे, इस बॉडी पर वेट लगेगा, अर्थ ने फोर्स लगाया, तो अर्थ के फोर्स को बैलेंस करने के लिए रस्सी फोर्स लगाएगी। लेकिन जब तक रस्सी पर कोई बैलेंस नहीं रहेगा तो काहे फोर्स लगाएगी, पागल कुत्ता थोड़ी ना काटा है उसको। फालतू वाला क्वेश्चन पूछती है। तो इतना समझ में आया बेटा।
टेंशन समझ में आया, नॉर्मल रिएक्शन समझ में आया। अब चलते हैं किस पर बात करते हैं, एफबीडी। अभी न्यूमेरिकल नहीं, अभी एफबीडी, अभी पहले एफबीडी बचा है, अभी एफबीडी पर पढ़ा देते हैं, उसके बाद फिर आएंगे न्यूमेरिकल्स पर। न्यूमेरिकल्स तो फिर बाद में मिलेंगे। हाँ न्यूमेरिकल कल ही हो पाएगा, क्योंकि टाइम कितना हो गया, 10 मिनट ही बचे हैं मुश्किल से। तो एफबीडी देखो, एफबीडी क्या होता है, व्हाट इज एफबीडी, चलिए देखते हैं एफबीडी क्या है। तो भैया एफबीडी फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाते समय 3 चीजें दिमाग में रखनी है। पहला, 3 चीजें दिमाग में रखनी है। पहला क्या करना है कि बॉडी को एज्यूम करना है कैसा, पॉइंट साइज्ड। सबसे पहला काम, एज्यूम बॉडी एज अ पॉइंट साइज। यानी सबसे पहला काम क्या करना है कि बड़ी सी बॉडी है, बड़ा सा ट्रक है, मान लो कि ये पॉइंट ट्रक है, मतलब बड़े से ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लो, बड़े से ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लो, सबसे पहला काम। दूसरा काम क्या होना चाहिए, दूसरा काम क्या होना चाहिए, दूसरा काम यह होना चाहिए कि आपको क्या करना है, शो करना है उस बॉडी पर जितने फोर्स लग रहे हैं। सो ऑल फोर्सेस एक्ट ऑन बॉडी, उस बॉडी पर जितने फोर्स लग रहे हो, ध्यान ये रखिएगा मैं क्या कह रहा हूं, उस बॉडी पर जितने फोर्स लग रहे हैं, वो बॉडी फोर्स लगा रही होगी उस फोर्स को नहीं दिखाना है, वो बॉडी जो फोर्स लगा रही होगी उसको नहीं दिखाना है। कौन सा दिखाना है, जो उस बॉडी पर जो फोर्स लग रहे होंगे उन फोर्सेस को आपको दिखाना होगा। शो करना है उन फोर्सेस को जो फोर्स उस बॉडी पर लग रहे हैं। दिख रहा सभी को? हाँ, तो तीसरा चीज क्या बचा, एक तीसरा चीज और बचा, क्या बचा बेटा, लास्ट, बहुत आसान है, सब जानते हो, ग्राउंड। हाँ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्या दिखाना है हमें, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस दिखाना है। हालांकि दिखाना नहीं होता है ये दिखाना नहीं होता है, रेफरेंस जो होगा वो नॉर्मली क्या होगा, ग्राउंड। तो बेटा किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी बॉडी, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते समय 3 चीजें माइंड में रखनी है कि ऑब्जर्वर कहां पर है, ऑब्जर्वर क्या है, उसके पॉइंट ऑफ रेफरेंस से हमें बनाना पड़ेगा डायग्राम, उसमें क्या क्या चीजें दिखानी है, हमें बॉडी को, बड़ी सी बॉडी को पॉइंट ऑब्जेक्ट समझना है, पॉइंट ऑब्जेक्ट के रूप में, पॉइंट साइज के रूप में उसको मेजर कर लेना है, ज्यूम कर लेना है। और शो ऑल, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये वाली है, so all forces act on it। उस बॉडी पर जितने फोर्स लग रहे हैं सारे फोर्स दिखा डालो, सबसे इंपॉर्टेंट है, सेकंड वाला पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, जो पहला एग्जांपल हम लोगों ने लिया था जब हम लोग नॉर्मल रिएक्शन बना रहे थे, उसका एफबीडी बनाते हैं। जो पहला एग्जाम्पल लिया था हमने कि एक ब्लॉक था, एक ब्लॉक को हमने टेबल के ऊपर रख दिया था, तो उसका एफबीडी बनाते हैं थोड़ा सा। चलिए ये ब्लॉक है, ये टेबल है, इस टेबल के ऊपर हमने एक ब्लॉक रखा, एम मास का, mg फोर्स लगेगा। फिर हमने बताया था कि इस पर एक फोर्स लगेगा जो सरफेस लगाएगा ब्लॉक पर, कौन सा फोर्स होगा, नॉर्मल रिएक्शन, और ये ब्लॉक लगाएगा सरफेस पर एक नॉर्मल रिएक्शन, यही बताया गया था। कितने फोर्सेस इस पे वर्क कर रहे हैं, तो क्या करना है, इसका एफबीडी बनाना है। ऐसे बनाएंगे, हमने क्या कर लिया, इसको पॉइंट साइज मान लिया। क्या कह रही हो मानसी बेटा, ये तो ऐसे, हाँ तो हमने अभी एफबीडी कहां बनाया, एफबीडी तो अब हम बनाने जा रहे हैं ना, ये देखो बगल में एफबीडी बना रहे हैं।
ये पॉइंट साइज माना। अब इस पर फोर्स कौन कौन से लगेंगे? एक तो mg फोर्स इस पर लग रहा है, कौन लगा रहा है? mg फोर्स लगा रही है अर्थ। और एक इस पर फोर्स और लग रहा है, कौन सा फोर्स? टेबल लगा रहा है नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की डायरेक्शन में। और इस ब्लॉक पर कोई और फोर्स लग रहा है? इस ब्लॉक पर कोई और फोर्स नहीं लग रहा है। एक फोर्स हालांकि इस डायग्राम में दिख रहा है, इस डायग्राम में फोर्स ये दिख रहा है कि एक नॉर्मल रिएक्शन और भी लगेगा, लेकिन नॉर्मल रिएक्शन वो कौन लगा रहा है? वो लगा रहा है ब्लॉक। और हमने कहा कि फ्री बॉडी डायग्राम में कौन सा फोर्स शो करना है? जो उस बॉडी पर वर्क करे, जो बॉडी लगाएगी वो फोर्स हमें नहीं देखना है, जो फोर्स बॉडी पर लग रहा होगा वो फोर्स हमें कंसीडर करना है। समझ में आया? तो ये कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गए होंगे तो कुछ क्वेश्चंस आपको आज शाम तक मिल जाएंगे। ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में आपको कुछ क्वेश्चंस मैं सेंड करके दूंगा, उसके आंसर्स मुझे चाहिए मे बी शाम को। शाम का मतलब 5 से 6 बजे तक आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। 5-6 बजे तक अगर क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं तो आप, मैं कोशिश करूंगा कि आप 9-10 बजे तक मेरे पास उसका आंसर सेंड कर देंगे। उम्मीद करता हूं मैं। हाँ, स्कूल वाले ग्रुप पर आएगा। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट, जितने कॉन्सेप्ट आज मैंने समझाए हैं, बस आपको क्या बताना होगा, मैं डायग्राम बना के दूंगा आपको। क्वेश्चंस में आपको डायग्राम रहेंगे, आपको टेंशन शो करना है, टेंशन किस डायरेक्शन में लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन किस डायरेक्शन में लग रहा है, और उसका एफबीडी बनाना है। आज जो पढ़े हैं वही सॉल्व करके आपको भेज देना है। ठीक है, मेरे पर्सनल नंबर पे सेंड कर दो, ज्यादा बेटर होगा। या ग्रुप पे भी सेंड कर दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ग्रुप पे ही सेंड कर दो। क्यों? सब देख लेंगे। अरे आज, नहीं नहीं नहीं, स्कूल वाले ग्रुप पे नहीं, जो मैंने ग्रुप बनाया था अलग से उस पर। हाँ, उसमें सेंड कर दो। जो मैंने ग्रुप बना रखा है उसमें सेंड कर दो। बॉयज नहीं है ना, बॉयज का ग्रुप अलग है, तो बॉयज अलग ग्रुप में सेंड करेंगे।